एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, गोल्गी अपरेटस भी ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल्स, है ना। ये कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मिलकर बनाते हैं सेल को, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स के बाद ये भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं सेल के जो कि मिलके बनाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्मूथ और रफ होता है ना। एक एकदम स्मूथ होता है ना, और एक एकदम रफ होता है, ठीक है। रफ क्यों होता है, स्मूथ क्यों होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। गोल्गी अपरेटस क्या है, पैकेजिंग और सिक्रीशन के लिए सब्सटेंसेस के, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, एटीपी प्रोडक्शन के लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। लाइसोसोम्स अभी पढ़ा मैंने कि डाइजेस्टिव एंजाइम है किसके लिए, और वेस्ट रिमूवल के लिए, ठीक। फिर क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस के लिए होते हैं, ठीक। ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रही हूँ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। इसको हम डिनोट करेंगे पीएम और सीएम से, ठीक है। हर जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पीएम और सीएम से यहाँ मत चले जाना कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायोलॉजी में हम डिनोट करते हैं पीएम से, और सेल मेम्ब्रेन को हम डिनोट करते हैं सीएम से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग, एकदम बाहर की जो कवरिंग होती है ऑफ द सेल, जो कि सेपरेट करती है किसको, कंटेंट ऑफ द सेल को फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। किसको सेपरेट करती है, सेपरेट करती है जो बाहर का एनवायरनमेंट है उससे अंदर के जो कंटेंट्स हैं उसको सेपरेट करती है ना। सेपरेट करती है, आइसोलेट नहीं करती है, ठीक है। सेपरेट करना मतलब उसको अलग रखना, ठीक है। लेकिन उनमें इन एंड आउट प्रोसेस होता है, ठीक है। बाहर के सब्सटेंसेस आ सकते हैं और अंदर के सब्सटेंसेस बाहर जा सकते हैं, ठीक है। आइसोलेशन होता है क्या, कि एक डब्बे में बंद करा और उसको बिल्कुल अलग रख दिया, उससे कोई वास्ता ही नहीं रखा कुछ दिन तक, नहीं, ऐसे नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, सेपरेट करती है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की जो कि सेपरेट करती है किसको, अंदर के जो सेल के पार्ट कंपोनेंट्स हैं उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, ठीक है। और मूवमेंट कराती है इन एंड आउट ऑफ द सेल का, किसके, कुछ चुनिंदा सब्सटेंसेस के, ठीक है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको वो इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है, करती है। इसकी क्या कंपोजिशन होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। इसकी कंपोजिशन होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है जिसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। इसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ये किसने दिया था, एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, लिपिड की बाइलेयर होती है और उसमें प्रोटीन एम्बेडेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल में, ठीक है। ये कब उन्होंने दिया था, 1972 में, ठीक। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने कहा था कि लिपिड की बाइलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन की लिपिड की बाइलेयर होती है, और उसको, अब वो स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमने ऐसे गोला गोला, ये देखो लिपिड की बाइलेयर हो गई, ठीक है। ये हमने लिपिड की बाइलेयर बना दी, ठीक है। लिपिड की बाइलेयर बन गई, ठीक। उनमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है, उनमें प्रोटीन्स एम्बेडेड है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे प्रोटीन्स एम्बेडेड है ना, ठीक है। इनमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होंगी, ओहो गिरते रहते हैं लोग, प्रोटीन्स एम्बेडेड है, ठीक है। इनको हम क्या क्या नाम देते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स,
ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक, इनमें दो दो हाइड्रोफोबिक हेड, अरे हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, इसको फोबिया है वाटर से, है ना, जो टेल होती है, जो इसकी टेल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो उसको फोबिया होता है वाटर से, वो वाटर लविंग नहीं होती है, वाटर हेटिंग होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। और ये जो हेड होती है इसकी, वो होती है वाटर लविंग, उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। और ये हमारी पूरी, इसको हम मिला के कहते हैं ये लिपिड की बाइलेयर हो गई, इनमें कुछ प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, ठीक है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड पार्टिकल्स इसमें सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इसको किसने दिया था 1972 में, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। देखो बताया मैंने, हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक, ये बन गया, इनमें प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये पूरा हमारा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक, फॉस्फोलिपिड का पूरा बाइलेयर बना हुआ है ना, बहुत सारे प्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड हैं, ठीक। इनका काम क्या होता है, इन एंड आउट, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स या जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सेल के बाहर के, उसको इन करना और उसको बाहर करना, ठीक है, इनका काम होता है। क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि रेगुलेट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक, प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है, सेल कम्युनिकेशन करती है ना, हॉर्मोन्स का और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म करती है ना। ये हो गई, कुछ सेल्स फ्रीली परमिएबल होती है ना, कुछ सेल्स फ्रीली परमिएबल होती हैं, कुछ सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, और कुछ नॉन परमिएबल होती हैं, है ना। फ्रीली परमिएबल सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो सेल का इन एंड आउट ऑफ द प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल फ्रीली, उनमें कुछ सिलेक्शन नहीं होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हो नहीं हो, जितने भी मॉलिक्यूल्स हो, उसमें फ्रीली परमिएट, मतलब फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द सेल कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इनमें जो कुछ सिलेक्टेड पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। ये प्रोटेक्शन के लिए होती है कि कहीं कोई, मतलब कोई भी बाहर से आके अंदर, भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर आ रहा है तो भाई उसको अगर कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो इस वजह से जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, वो इस चीज का ध्यान रखती है कि हाँ कोई भी ऐरा गैरा आके घुस नहीं जाए इसमें, ठीक है। इसका ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, ठीक है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दो तरीके से होता है, एक्टिव और पैसिव से। तो एक्टिव में जो होता है उसमें एनर्जी यूज होती है, ठीक है, एनर्जी यूज होती है, ठीक। पैसिव हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी नॉट नीडेड, ठीक है, मतलब इसमें एटीपी का यूज होता है, इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है, ठीक। तो जब इसमें एटीपी का यूज हो रहा है तो ये होती है हमारी भाई रैपिड, जल्दी से एनर्जी मिल गई, जल्दी से इसने ट्रांसपोर्ट कर दिया। पैसिव में एटीपी नहीं यूज हो रहा है तो ये स्लो प्रोसेस है, स्लोली ये अपने हिसाब से करता रहेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। रैपिड में हमारा जल्दी जल्दी हो जाता है, पैसिव में स्लो, ठीक है, स्लो मूवमेंट होता है। ये किस तरीके से, ये भी दो तरीके से होती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दो तरीके से नेट मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, किसके, उससे डिफ्यूजन से होता है, ऑस्मोसिस से होता है, ठीक है। एक्टिव क्या करता है, एंडोसाइटोसिस
एक्टिव में क्या होता है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। इनका जो मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। और इनका जो पैसिव का होता है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। एक्टिव में हमारी एनर्जी यूज हुई और ये रैपिड है, पैसिव में हमारा एनर्जी यूज नहीं होती है, इसलिए ये स्लो है, ठीक। पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है, कैसे? डिफ्यूजन से और ऑस्मोसिस से, है ना। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या होता है, दोनों में ही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब जहां पे एक सेल में कंसंट्रेशन, ठीक है, सेल के अंदर एक सेल की कंसंट्रेशन कम है और अगर बाहर है तो एरिया ऑफ हायर से लोअर, ठीक है। कभी भी कोई भी कहीं पे भी आप सामान रखोगे तो एक अगर स्लाइड बनी हुई है तो जहां से भारी सामान आप रखोगे वहां पे जो जब कम सामान रखा रहेगा तो वहीं पे स्लाइड करेगा वो, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दोनों को कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होता है एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन में, किसका, कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन में गैसियस मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तक, ठीक है। और ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन पे होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ऑस्मोसिस में, जब वाटर का मॉलिक्यूल का इन एंड आउट होता है, जब एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन पे जाता है, ठीक। टेबल के फॉर्म में देख लो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसको कहते हैं, एनर्जी यूज दोनों में पैसिव होगी, मतलब एनर्जी यूज नहीं होगी, ठीक है। दोनों में कोई एनर्जी यूज नहीं होती है। मूवमेंट एनी सब्सटेंसेस मतलब गैसेस का मूवमेंट होता है, इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रिक्वायर्ड होती है गैस के लिए, और वाटर के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होती है, इसलिए उसको ऑस्मोसिस में होता है, ठीक है। ये भी तीन तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है और गैस का मूवमेंट होता है, किस तरीके से, हाइपोटोनिक, है ना, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। उससे पहले हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस समझ लें कि क्या है डिफ्यूजन, है ना। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि डिफ्यूजन में एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, सिर्फ गैसेस, मतलब जैसे यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेल के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, और सेल के बाहर भी उससे दुगनी क्वांटिटी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तक जब आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे कि एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तक आ रहा है, तो मतलब ये डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। और यही नहीं, सेल के अंदर और बाहर नहीं, सेल के अंदर भी अगर एरिया ऑफ किसी एरिया से दूसरे एरिया तक जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, और सेल के इस कोने में कुछ नहीं, थोड़े से ही गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक के भी मूवमेंट को हम कहेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे भी डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स हो रहा है, किसके थ्रू, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर से आ रहा हो, ठीक है। और यही होता है जब, और ये होता है जब हम एक सेल हमने बनाई, ठीक है, उस सेल में अंदर जो है वो पार्टिकल ज्यादा है, ठीक है, बाहर कम है,
तो यहाँ से भी जब यहाँ पार्टिकल जाएगा तो भी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होगा। ठीक है, समझ आ गई कि कहीं पे भी बाहर से अगर अंदर आ रहा है तो भी, ठीक है, मतलब डिफ्यूजन हुआ, अंदर के अंदर में ही अगर अंदर पास आउट हो रहा है, इधर से उधर मूव हो रहा है तो भी डिफ्यूजन हुआ, और अगर अंदर ज्यादा है बाहर कम है कंसंट्रेशन, बस इतना ध्यान रखो कि जब भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो डिफ्यूजन होगा। ठीक,